बरसात की एक शाम बखगंज गांव की दो औरतें गौरी और राधा भोलनी की चाय की दुकान पर बैठी थी। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था कि वे गहरे चिंतन और उदासी में डूबी हुई हैं। आमतौर पर गांव की औरतें इस समय 2-3 कप चाय पीते हुए बातें करती रहती, लेकिन आज माहौल बेहद खामोश था। तभी गांव की हेडमिस्ट्रेस कैलाशी देवी वहां पहुंची। अरे गौरी, राधा, तुम लोग यहाँ इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने तो कभी तुम लोगों को इतनी परेशान हालत में नहीं देखा। हमेशा तो तुम्हें हंसते मुस्कुराते ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए कैलाशी मैडम, बैठिए। आपकी चाय तैयार है। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ ही जाओगी। हाँ भोला, वही अदरक वाली चाय देना, एकदम कड़क। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। और हाँ, तुम लोग बताती क्यों नहीं कि हुआ क्या है? इतनी उदासी क्यों छाई है तुम सबके चेहरों पर? असल में क्या है ना मैडम, हम सबका मन आज बहुत भारी है। तभी राधा बीच में कहती है, गौरी मैडम को मत बता, मैडम पहले ही बहुत परेशान रहती है, उन्हें और परेशान मत कर। गौरी, सच सच बता, क्या हुआ है? गांव की औरतें इतनी परेशान क्यों हैं? इतने खूबसूरत गांव की औरतों के बीच रहकर तो किसी का भी मन अच्छा हो जाता है, फिर तुम्हें क्या चिंता है? जब किसी की बेटी की शादी होती थी या कोई तीज त्योहार आता था तो हमें दूसरे गांव जाना पड़ता था, वो भी 10 मील दूर। कई बार रात हो जाती थी, रास्ते में डर भी लगता था। इसीलिए हमने सोचा कि अपने गांव में ही एक पार्लर खोलेंगे, जहां हमारी औरतें खुद भी काम कर सकें और सज धज सकें। हम सबने मिलकर पैसे बचाए, पार्लर बन भी गया। लेकिन गौरी, रहने दे ये सब, बढ़कर मैडम को क्यों परेशान कर रही है? मैडम ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, अब ये सब बताकर उन्हें परेशान मत कर। गौरी और राधा, रहने दो। मैडम के ऊपर और भी जिम्मेदारी है। ये सब बात बताकर उन्हें और परेशान नहीं करेंगे। नहीं भोला, उन्हें बताने दो। उनकी परेशानी मतलब मेरी परेशानी। लेकिन क्या? लेकिन अब हमारी सारी बचत खत्म हो गई मैडम। पार्लर तो तैयार है, दीवारें खड़ी हैं, दरवाजे लग चुके हैं, पर अब भी कुर्सियां, शीशे, मशीनें और सारा सामान खरीदना बाकी है। और अब जो जगह मिली है पार्लर के लिए, वो भी किराए की है। मालकिन कह रही थी अगर ये महीना बीत गया तो किराया देना पड़ेगा। और अगर पार्लर नहीं चला तो किराया कहाँ से देंगे हम? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास थोड़ा धन था, लेकिन वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गया। पर हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो उससे आने वाले पैसों से पार्लर पूरा हो जाएगा। वैसे भी अब मेरी नौकरी का आखिरी साल है। मैं चाहती हूँ कि बाकी जिंदगी इस गांव की औरतों की सेवा में गुजार दूं। अरे मैडम, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगी? मेरे पास अब ज्यादा कुछ बचा भी तो नहीं, बस 1 साल की नौकरी बाकी है। जो प्यार और अपनापन इस गांव की औरतों से मिला है, मैं वही वापस लौटाना चाहती हूँ। वैसे भी ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। भगवान ऐसा मौका बार बार नहीं देते। ये सुनकर गौरी, राधा और भोलनी की आंखों में जैसे आंसू आ गए। तीनों ने हाथ जोड़कर कैलाशी देवी को प्रणाम किया। मैडम, भगवान आपको सलामत रखे। आप जैसी औरतें ही गांव की ताकत हैं। सबके के बीच एक सन्नाटा फैल गया, पर उस सन्नाटे में अब उम्मीद की हल्की सी रोशनी थी। अरे अरे, इतना भावुक मत हो बेटियों। अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे इच्छापुर गांव। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात बन गई तो उसी पैसे से पार्लर पूरा कर देंगे।
अगले ही दिन सुबह सुबह कैलाशी देवी, गौरी और राधा इच्छापुर गांव की ओर निकल पड़ी। ट्रेन की खिड़की के बाहर पानी की धारें बह रही थीं और आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढका हुआ था। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही मैडम। इतनी तेज बरसात में जाएंगे कैसे? आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है मैडम? हाँ बेटी, स्टेशन से उतरकर हमें बैल बंडी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑटो, रिक्शा या बस नहीं चलती। यही हमें सीधे गांव तक ले जाएगी। पहुंचने में शाम तो हो जाएगी, लेकिन दिल को सुकून मिलेगा। ऐसे ही बातों बातों में वक्त गुजर गया। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और जब रुकी तब शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वही तीनों औरतें उतरी। अभी तो बारिश कुछ धीमी हुई है, चलिए जल्दी से गांव तक पहुंच जाएं। हाँ, लेकिन देखिए तो स्टेशन के आसपास कोई भी रिक्शा, ऑटो या बस नहीं है। सही कहा तुमने। इतनी रात को, वो भी इस बरसात में, कौन आएगा यहाँ? अब क्या करें मैडम? क्या किया जाए? चलो बैल बंडी पकड़ते हैं। यहीं से गांव तक यही हमें ले जाएगी, क्योंकि यहाँ इस रात में कोई ऑटो, रिक्शा या बस नहीं चलती। मौसम ठीक नहीं लग रहा। अगर दोबारा बारिश शुरू हो गई तो? डर मत बेटी, जहाँ नीयत सच्ची हो वहाँ रास्ता अपने आप खुल जाता है। तीनों अपनी चुन्नियां सिर पर रखकर बरसात में बैल बंडी की ओर बढ़ीं। अंधेरा और तेज हवा के बीच बैल बंडी धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे हर कदम पर बारिश और ठंडी हवा का सामना कर रही हों। गांव की राह लंबी थी, पर दिलों में एक उम्मीद की लौ जल रही थी। देखो बेटियों, अब हम अपने गांव की तरफ बढ़ रही हैं। सपनों के पार्लर तक पहुंचने का पहला कदम यही है। हाँ, और चाहे मौसम कैसा भी हो, ये सफर हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। यही तो असली हौसला है, अपने सपनों के लिए डर को मात देना। रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कीचड़ भरे रास्ते पर एक बैल बंडी आती दिखाई दी। बैल की घंटियां मध्यम सी बज रही थीं और लालटेन की रोशनी में बारिश की बूंदें चमक रही थीं। अरे देखो बेटियों, कोई आ रहा है। लगता है बैल बंडी है। बहन, जरा रुकिए। अरे इतनी रात को आप सब यहाँ? ये रास्ता तो कोई अकेले नहीं जाता बहनों। हम स्टेशन से उतरकर गांव जा रहे हैं बहन, पर आज की इस बरसात में न रिक्शा है न बस। सोचा पैदल ही चल पड़े। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बैठ जाइए, मेरी बंडी में आ जाइए। बारिश और बढ़ने वाली है। धन्यवाद दीदी, वरना हम तो रास्ते में ही भीग कर रह जाते। धन्यवाद मुझे मत कहो बेटियों, मैं भी तो कभी तुम जैसी ही थी। सपने देखे थे कुछ अपना करने के, अपने गांव के लिए। अच्छा, कैसा सपना दीदी? वो भी पार्लर का ही सपना था। सोचा था गांव की औरतों के लिए एक जगह बनाऊं, जहां वो खुद को संवार सकें, थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल सकें। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पति गुजर गए और सब कुछ अधूरा रह गया। मौसम और बिगड़ रहा है दीदी। जैसे ही तीनों औरतें बैल बग्घी में बैठती हैं, बग्घी थोड़ी ही दूर जाती है कि हवा का रुख अचानक बदल जाता है। दीदी, ये हवा इतनी तेज कैसे हो गई? बैल भी जैसे डर गए हों। देखो ना, कैसे बेचैन हो रहे हैं। शायद तूफान आने वाला है। भगवान करे हम गांव तक पहुंच जाएं। अरे बेटियों, जोर से पकड़ो, ये रास्ता कच्चा है और तूफान बढ़ता जा रहा है। दीदी, अब तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये बैल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे।
अगर गाड़ी पलट गई तो? मजबूती से लगाम पकड़ते हुए। डरो मत बेटियों, मैं हूं ना, बस थोड़ा हिम्मत रखो। ये रास्ता मुझे अपने हाथ की लकीर की तरह याद है। लक्ष्मीबाई, ऐसा लग रहा है तूफान और बढ़ेगा। क्या गांव तक पहुंचना मुमकिन होगा? नहीं दीदी, अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। ऐसे में अगर बैल बग्घी पलट गई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अब क्या करे दीदी? लक्ष्मीबाई इधर उधर देखती है। बिजली की चमक में दूर एक परछाई नजर आती है। छोटी सी झोपड़ी जिसके ऊपर की छत आधी टूटी हुई है, पर अंदर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। देखो उधर, वो जो झोपड़ी दिख रही है ना, वहीं चलो। आज की रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन वहां कोई रहेगा तो नहीं? अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है बेटी। बारिश थम जाए फिर चल पड़ेंगे। बग्घी झटके से मुड़ती है और उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। कीचड़ में पहिए धंसते हैं, बैल कीचड़ में फिसलते हैं। हवा में उनके सांस लेने की भारी आवाज गूंजती है। दीदी, मुझे ये रास्ता बहुत ही डरावना सा लग रहा है। कोई भूत तो नहीं है ना वहाँ? नहीं नहीं, वहां कोई भी भूत नहीं रहता। लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। कैलाशी देवी कुछ पल के लिए गुमसुम बैठी रहीं। चेहरे पर पानी की बूंदें ऐसे बह रही थी जैसे आंसू हों। उनकी आंखें बंद थीं। शायद वो भगवान से दुआ कर रही थी कि सब सही सलामत रहें। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा राधा। जो भी हो, हमें उस औरत की बात माननी ही पड़ेगी। मगर दीदी, हमें नहीं पता उस झोपड़ी में कौन रहता है। कहीं कोई? अब सवाल ये नहीं कि वहां कौन है, सवाल ये है कि हम जिंदा सुबह देख पाएंगे या नहीं। चलो बेटियों, ज्यादा सोचो मत। यही एक आसरा है इस तूफान में। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने सबका स्वागत किया, जैसे बहुत दिनों से कोई दरवाजा बंद पड़ा हो। अम्मा, ये कैसी गंध है? लगता है यहाँ कोई बहुत दिनों से नहीं आया। हाँ, ये घर तो बरसों से बंद है। बस आज रात ठहर लो। सुबह होते ही मैं तुम्हें सुरक्षित गांव पहुंचा दूंगी। मगर उस मुस्कान में कुछ अजीब था। उसकी आंखें हल्की सी लाल चमक उठीं, जैसे दीपक की लौ से परछाई पड़ गई हो। फिर उसने कहा, तुम लोग आराम करो, मैं बाहर देख लेती हूँ, बैलों को बांध दूं। वो धीरे धीरे बाहर चली गई। अंदर तीनों ने चटाई बिछाई और लेटने की कोशिश की। बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी। छत के ऊपर किसी के चलने जैसी आवाजें आने लगीं। मैडम सुनिए, कोई ऊपर है क्या? ऊपर? नहीं, शायद हवा से टीन हिल रही है। लेकिन तभी एक खर्र खर्र जैसी आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। ये कैसी आवाज है? कैलाशी देवी उठी, खिड़की के पास गईं। बाहर देखा तो झोपड़ी के पीछे उस औरत की परछाई दिख रही थी। वो सच में जमीन खोद रही थी। गौरी, राधा, उठो जल्दी, बाहर कोई है। तीनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही बाहर देखा, वो औरत वहां थी, पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ गाड़ रही थी। अरे बहन, आप क्या कर रही हैं? वो औरत ठिठक गई, फिर धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। चेहरा अजीब, फटा हुआ, जैसे बरसों से जमीन में दफन रही हो। तीनों डर के मारे कपकपाते हुए खड़े रह गए। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे और गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। डरो मत, मैं बुरी नहीं हूं।
फिर ये मिट्टी क्यों खोद रही थी आप? ये मेरे अधूरे सपनों की मिट्टी है बेटी। मैंने भी सोचा था कि इस गांव में एक पार्लर खोलूंगी ताकि हमारी औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, लेकिन वो तूफान, वो रात सब कुछ ले गया। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और जमीन से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। धीरे से खोलकर बोली, इस डिब्बे में मेरी सारी जमा कुंजी है, उसकी जिंदगी भर की मेहनत से जोड़े हुए पैसे। किसी ने आज तक इन्हें छुआ तक नहीं। शायद अब वक्त आ गया है जब ये अपने असली हकदार तक पहुंचे। हे बहन, तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा, हम पूरा करेंगे इसे। अचानक हवा का तेज झोंका आया और वो औरत हवा में घुलती चली गई। बस उसके पैरों के निशान मिट्टी में रह गए। मैडम, वो चली गई। नहीं बेटी, वो यही है, हर उस औरत के साथ जो अपने सपनों के लिए लड़ती है। हे बहन, तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा, हम पूरा करेंगे इसे। तीनों ने उस कलश को बैलबंडी में रखा और अपने गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर वे खामोश रहीं। कभी कभी गौरी पीछे मुड़कर उस झोपड़ी की तरफ देख लेती जहां उन्होंने मौत और मुक्ति दोनों देखी थी। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। अरे कैलाशी देवी, रात को कहाँ फंस गई थी? इतना तूफान था, हम तो समझे अब आप लोग नहीं लौटेंगी। भगवान की मर्जी थी भोला, जो बच गए। कुछ दिनों बाद गांव के बीचों बीच एक छोटा सा पार्लर खुला, ग्राम सेवा ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर, जहां औरतें न सिर्फ काम सीखने आने लगी बल्कि रोजगार भी मिलने लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस डरावनी सी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी अगली डरावनी कहानी अपलोड हो वो सीधे आपके फोन पर दस्तक दे और आपकी रातें और भी सेहरन भरी बन जाएं। और हां, अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और कहानियां लाने का हौसला देती है। कमेंट्स में बताइएगा कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा डरा गया, ताकि अगली बार हम आपको और गहराई तक और भी सेहरन के साथ डराने आ सकें। याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो किस्से हैं जो कभी किसी के साथ सच भी हो सकते हैं। तो अगली बार जब अंधेरे कमरे में खिड़की के बाहर से कोई अजीब सी आहट आए या आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो बस याद रखिएगा, भूत फ्राइडे हॉरर कहानियां हर हफ्ते आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दोस्ती बनाए रखिए और डर को अपने करीब महसूस कीजिए। शुभ रात्रि। और डर से भरी रात आपका इंतजार कर रही है।